अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। क्योंकि एक माहौल में बड़ी गर्मी नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन ऐसा क्या कहा शफ़ी जान साहब ने एक प्रोग्राम में, जिसके बाद एक नई डिबेट शुरू हो गई कि पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जैसे दहशतगर्द जमातों की कोई सपोर्टर है, और उसके बाद बहुत से एंकर्स की तरफ से बाकायदा उन्हें कटहरे में खड़ा कर दिया गया। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया आपको कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से जो आज मूवमेंट शुरू की जा रही है, अवामी राब्ता मुहिम है, और ये 3 रोज़ा मुहिम है जिसमें GT रोड के थ्रू ये लोग पंजाब में आ रहे हैं। और क्या इनकी एक्टिविटीज़ रहेंगी, क्या इस मूवमेंट का मकसद है, इस पे बात करते हैं। एलामिया जारी हो चुका है जनाब, जो एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी नेशनल डायलॉग कमेटी के तहत, उसमें क्या डिमांड्स की गई हैं। और फिर सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो एक कॉन्वोकेशन में जहाँ पे आज शरीक थे, वहाँ पर उनकी कुछ वीडियोज़ जो हैं वो काफ़ी वायरल हुई हैं, जिसके ऊपर बहुत से मिले-जुले तासुरात का जो है वो इज़हार भी किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक दफ़ा फिर कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। वजह बनी है शफ़ी जान साहब का एक वीडियो क्लिप, जिसमें वो मालिक साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे एक रोज़ कबल, और उन्होंने जब मालिक साहब ने उन्हें ये सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो TTP को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करती है, समझती है। तो इसके ऊपर वो थोड़ा-सा उन्होंने इस तरह से जवाब दिया कि इनके बहुत से ग्रुप्स हैं, कुछ लोग सरेंडर करना चाहते हैं, कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल मिलिटेंट हैं, उनको तो बिल्कुल हम समझते हैं कि उनके साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने इस तरह से एक एक्सप्लेनेटरी सा क्वेश्चन का आंसर दिया, लेकिन उसमें उन्होंने ये बात कही कि जो कोई भी आईने पाकिस्तान को नहीं मानता, जो कोई भी पाकिस्तान को नहीं मानता, हम रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े नहीं हैं और हम उनको दहशतगर्द समझेंगे। तो ये बात उन्होंने इस तरीके से अपने अंदाज से कन्वे की। अब उस क्लिप को लेकर के काफ़ी मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने इस पे बात शुरू कर दी कि जनाब देखिए जी, ये तो असल में वजह ये है कि ये तालिबान के हामी हैं और ये उनके लिए हमदर्दी रखते हैं, और ये बेसिकली इसी वजह से उनको खुलकर दहशतगर्द जमात नहीं कह रहे। और यही इमरान खान का मौक़िफ़ था। इमरान खान को तो शुरू से ही तालिबान खान इसीलिए कहा जाता था, और देखिए जी, इन्होंने तो तालिबान को लाकर वापस बसाया भी। और फिर अब ख्वाजा आसिफ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि तहरीक तालिबान जो है वो इनका आखिरी ऑप्शन है, और इनको ये लगता है कि अगर इन पे पाबंदी लग गई या बिल्कुल इनको ख़त्म करने की तरफ गए, तो उसके बाद ये आखिरी ऑप्शन के तौर पर जब ये बिल्कुल समझ जाएँगे कि अब अवाम भी हमारे साथ नहीं है, तो फिर जो है ये उनको मदद के लिए पुकारेंगे, उनकी मदद लेंगे। तो ये तक भी उन्होंने कहा। अच्छा, अब इस सारे मामले के ऊपर जो है वो सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब को भी आज मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बुलाया हुआ था। तो मालिक साहब ने उनसे एक दफ़ा फिर ये कन्फर्म किया कि जी, शफ़ी जान साहब कल क्लैरिटी से इस पे बात नहीं कर सके, तो आप बता दें कि जी आप क्या दहशतगर्द जमात समझते हैं TTP को? उन्होंने दो टोक कहा कि एब्सोल्यूटली हम समझते हैं। उन्होंने कहा कि जी आप समझते हैं कि जी फलां-फलां जो दहशतगर्द हैं वो उनसे कोई बात नहीं। उन्होंने कहा भई इसमें हमें कोई अफ़गान तालिबान, उन्होंने कहा कि आप समझते हैं कि उनके सरपरस्त हैं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये हो सकता है कि वो हों इनके सरपरस्त। मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये मुमकिन है कि वो उनको सपोर्ट करते हों, ये भी मुमकिन है कि वो ना करते हों, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी, ऐसा कोई बावसूख ज़राए नहीं है जिनके थ्रू मैं ये कह सकूँ कि हाँ, ऐसा है या नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसे करते हैं तो ये बिल्कुल मुमकिन है, हो सकता है कि ऐसा हो। तो सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी क्लैरिटी से इसके ऊपर जवाब दे दिया। अब यहाँ पर जो मेरा एक मामला है इसके ऊपर, पहली बात तो ये कि मुझे ये सवाल करने की ही समझ नहीं आ रही कि आखिर आप किस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को ये कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। यानी कि आपको कोई सस्पिशन है इसके ऊपर? यानी आपको इस शक-शुबे का पहले से ही, आपके इस सवाल का मतलब ये है कि आप पहले से ही ये शक रखते हैं कि ये शायद उनको जो है सपोर्ट करते हैं, या ये शायद उनको कंडेम नहीं करेंगे। तो मुझे तो पहले इस बात पे बड़ी हैरत होती है कि ये सवाल ही क्यों करने की ज़रूरत पेश आती है। ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान में कोई भी बसता है जो समझता है पाकिस्तान के दुश्मन कौन लोग हैं और किस तरह से उन्होंने आम पाकिस्तानियों से लेकर के फ़ोर्सेस के जवानों, पुलिस के जवानों और दोस्त मुल्क के लोगों के ऊपर भी, इवन जो पाकिस्तान में आके काम करते हैं, उन्होंने हमले किए। हम कैसे, उन्होंने हमारे बच्चों के ऊपर हमले किए, हम कैसे ये कहें कि वो दहशतगर्द जमात नहीं है? कोई भी ये कैसे सोच सकता है? तो मतलब है कि आप ये सवाल ही
क्यों कर रहे हैं? तो ये सवाल ही बजाते खुद करना, मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं इसका मतलब है कि आपके अंदर ये सस्पिशन मौजूद है कि जी ये उनको सपोर्ट करते होंगे, इसलिए ये बात नहीं कर रहे। बाकी जो शफ़ी जान साहब का जवाब था, मुझे तो उसमें ये नहीं लगा कि वो तालिबान को कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ये ज़रूर लगा कि एग्ज़ैक्टली शायद उन्होंने वो वर्ड्स नहीं बोले जो कि एंकर साहब सुनना चाह रहे हों। लेकिन अगर कोई शख्स अपने अल्फाज में किसी चीज़ की मजम्मत कर रहा है या उसको बुरा कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे चूंकि ये मेरे अल्फाज में नहीं कह रहा, लिहाजा ये बंदा जो है वो उनको बुरा नहीं समझता। तो मुझे तो ये बात समझ नहीं लगी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एंकर्स के माइंड में कोई बात होती है कि इसका जवाब इतनी क्लैरिटी से आएगा, बाज़-औक़ात वो नहीं भी आता। बाज़-औक़ात हम कोशिश भी करते हैं कि वो उनको अपने कोर्ट में ले आएँ मेहमान को। लेकिन मुझे ये बात इस मौज़ू के ऊपर कि मतलब आप क्यों किसी को ये एक तरह से कटहरे में खड़ा कर रहे हैं या उनकी हुब्बुल वतनी पे शक कर रहे हैं, या आप इस बात पे शक कर रहे हैं कि जनाब ये कोई उनके लिए कोई उनके दोस्त हैं कि जिनको आप समझ रहे हैं कि वो कोई बचाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे तो ये वैसे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। लेकिन बहरहाल ये किया गया। तो शफ़ी जान साहब ने अगर मर्ज़ी का जवाब नहीं दिया, हालाँकि उन्होंने उसमें कंडेम किया कि जो कोई भी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ़ है, तो मैं उसको समझता हूँ कि वो दहशतगर्द है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको बार-बार कुरेदा जा रहा है, बाल की खाल उतारी जा रही है कि नहीं जी ऐसे नहीं कहा तो वैसे नहीं कहा, 2 मिनट सोच के क्यों कहा, तो पहले ये क्यों कहा, उसके शुरू में जो क्यों लगाया, तो ऐसे क्यों नहीं कहा। तो मतलब है कि वो ऐसे कि जैसे आप तैयार बैठे हैं कि बस उनकी तरफ से कोई लूज़ बॉल मिले और हम फ़ौरन से इसको कनेक्ट करें इस बात के लिए। तो मुझे ये कुछ बात ऐसे ही समझ में आई। बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब ने तो बड़ी क्लैरिटी से इस पे बात कर दी हुई है। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स भी इस पे मौजूद हैं। दहशतगर्दी ख़त्म करने के तरीक़ा-ए-कार के हवाले से अगर कोई शख़्स अपनी एक मुनफ़रिद सोच रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझें कि वो दहशतगर्दों का हामी हो गया या हिमायत उसकी कर रहा है। तो मुझे तो ये बात बहुत अफ़सोसनाक लगती है कि अगर कोई दूसरा आपसे मुख़ालिफ़ एक रखता है राय, तो आप उसको फ़ौरन से ये तो नहीं सस्पेक्ट कर सकते कि जनाब ये उनका हामी है या उनका हिमायत है। क्या आपके ख़्याल से क्यों वो उनकी हिमायत करेंगे? पीटीआई वाले टीटीपी की क्यों हिमायत करेंगे? क्या टीटीपी वाले जो हैं वो आके पाकिस्तान में वोट डालते हैं? क्या वो वोटर हैं? वो रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो आके जो उन्होंने वोट डालना है इसलिए टीटीपी की वो हिमायत करेंगे पीटीआई वाले? क्यों करेंगे? उनसे क्या मिल रहा है उन्हें? उनके कहाँ उनके साथ कोई कनेक्शंस हैं? कहाँ ये साबित हो रहा है कि वो उनसे कोई फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या फ़ायदा पहुँचा रही है टीटीपी पीटीआई को, जो कि ये कहा जाए कि जनाब ये उनके बारे में कोई नरम रवैया रखते हैं। तो मुझे तो ये ऑटोमैटिकली समझ में नहीं आता कि ये क्यों इस तरह से। हालाँकि आप ये देखिए कि जब इन्हें वापस लाने की बात हुई थी, तो सबसे ज़्यादा तो पीटीआई के लोग इस पे शोर मचा रहे थे। तब ये तमाम लोग जो पीडीएम गवर्नमेंट थी, ये लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, तो उस वक़्त कौन था जो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था? वो मुराद सईद था जो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। उस वक़्त कौन था जो इन तमाम चीज़ों की, इन तमाम एक्टिविटीज़ के ऊपर शोर मचा रहा था, अमन जरगे कर रहा था, वो कौन था? वो पीटीआई का बंदा था, वो मुराद सईद था। तो अगर इन्हें दहशतगर्द इतने अज़ीज़ होते, तो वो क्यों शोर मचा रहा होता कि हाँ भाई, आप क्यों इनको लेकर आ रहे हैं? वो तो चीख रहा था उस वक़्त कि भाई वो आ रहे हैं, अगर उनके साथ कोई तय हो रहे हैं मामला, तो हमें बताओ कि क्या तय हो रहे हैं? किस तरीके से ये आ रहे हैं? अभी क्यों आ रहे हैं? कितने लोग आ रहे हैं? किधर लाके बसाया जा रहा है? वो उस वक़्त पूछ रहा था। और ऊपर से उन्हीं को आप लोग ये कह रहे हैं, ठहरा रहे हैं कि जी वो उनके कोई क्लोज़ हैं और जी उनके ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कह रहे हैं उनके इत्तेहादी हैं ये। तो मतलब है कि खुदा का खौफ करें। जब आप इस तरह की बात करते हैं, तो जो पीटीआई के करोड़ों सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, आप उन सबको भी मशकूक बना देते हैं। आप ये करने की कोशिश करते हैं कि जनाब देखिए ये जो हैं अगर मुहिब्बे वतन नहीं है, तो मतलब वो सब भी इसका मतलब है गलत लोग हैं, जो उनको वोट करते हैं जाके। अगर ये दहशतगर्दों के हामी है, तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है, वो भी जो है वो दहशतगर्दों की हामी है। तो खुदा का खौफ करें। अपनी पब्लिक को इस तरीके से आप ह्यूमिलिएट ना करें कि जो मर रही है बेचारी, कुर्बानियाँ भी दे रही है, दहशतगर्दी का शिकार भी होती है, और आप उन्हीं को जाके उनके साथ नत्थी कर रहे हैं कि जी ये कोई उस जमात को पसंद कर रहे हैं कि जो कि दहशतगर्दों की हामी जमात है, यही बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं फिर तो आप। तो ये मुझे तो बहुत ही एक अजीब-सी डिबेट लगी कि जो शुरू हुई है। बहरहाल शफ़ी जहां साहब ने मालिक साहब के प्रोग्राम में जो बात की, उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में फिर से क्लैरिटी से कहा कि जो-जो भी कोई रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है, उसको हम दहशतगर्द जमात समझते हैं। वो टीटीपी हो या कोई भी हो, टीटीपी समेत उन्होंने कहा जो कोई भी है। अब इस पे भी वैसे उन्हें एतराज़ था। अकील मलिक साहब बैठे हुए थे कि जनाब ये जो-जो क्यों लगा रहे हैं। तो मतलब है कि बस वो समझते हैं कि जनाब हम एक लाइन लिख के देंगे और उस लाइन को जो एज़ इट इज़ बोलेगा,
वही जो है इसका मतलब है कि वो कंडेम कर रहा है। अगर उसने अपने अल्फाज में उसको कंडेम कर दिया तो फिर वही वो कंडेमनेशन हमें कबूल नहीं है। तो ये जिस तरह पहले हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटे जाते थे, सहाफ़ी होने के सर्टिफिकेट बांटे जाते थे, अब मुझे लगता है कि दहशतगर्दों के हामी और दहशतगर्दों के मुखालिफ होने के भी इसी किस्म के सर्टिफिकेट जो हैं वो जल्द जारी होना शुरू हो जाएंगे, जो यहाँ पर हाल है। लेकिन असल कहानी पीछे वही है कि बयानिया कोई जब नहीं मिल रहा होता पीटीआई के खिलाफ, तो फिर ये इस टाइप की जो है वो बात की खाल उतारते हैं और उसके बाद उसको कुछ ना कुछ उसमें से मीनिंग्स निकाल कर कोशिश करते हैं। लेकिन चीज़ें फिर अल्टीमेटली क्लियर हो ही जाती हैं, जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने आज क्लैरिटी से बात कर दी। अब आ जाते हैं जिसके ऊपर कि जो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं उसमें क्या कुछ हुआ है। जो एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी उसका एलामिया जारी किया गया, उसमें पहले मरहले में 2-3 डिमांड्स की गई हैं हुकूमत से इम्पॉर्टेंट। वैसे तो काफ़ी लंबा चौड़ा एलामिया है, लेकिन जो बेसिकली उनकी 2-3 इम्पॉर्टेंट डिमांड्स हैं वो ये हैं कि जनाब सियासी एक्टिविटीज़ की इजाज़त होनी चाहिए, कोट लखपत के जो असीरान हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए, उनको मुज़ाकरात में शामिल करना चाहिए। जो ख़वातीन असीरान हैं, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, बुशरा बीबी साहिबा हों, दीगर ख़वातीन कारकुन हैं, उनकी रिहाई होनी चाहिए पहले मरहले में। और उसके साथ-साथ वो कहते हैं कि जनाब ये तमाम चीज़ें करने के बाद जो बाकी पीटीआई के साथ मामलात हैं, दीगर ऑपोजिशन और जो भी बाकी हल तलब मामलात हैं, उनके ऊपर आगे चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो फौरी स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो ये हैं। तो ठीक है जी, ये इनकी तरफ से आ गया है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इन तमाम जो चीज़ें हैं उसके ऊपर किस हद तक हुकूमत जो है वो बाइख्तियार है देने में इनको कुछ या नहीं देने में, तो वो सबको पता है। बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर की है। अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उनको भी अगरचे महमूद खान अचकज़ई साहब को इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था आने से। तो बहरहाल उन्होंने अपने तौर पर जो एक तहरीक अनाउंस की हुई है, उसके हिसाब से आज उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में पंजाब का रुख किया है और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब और जो दीगर इनकी क़यादत में शामिल लोग हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, वो सब जो है वो इसमें लाहौर की तरफ आएँगे और उसके दरमियान में जितने भी जीटी रोड में आते हैं शहर, मुख्तलिफ़ शहरों में उनका पड़ाव होगा और जो सुबह 9-10 बजे ये सफ़र शुरू होगा तो ऑलमोस्ट 6-7 बजे के करीब ये पहुँच पाएँगे, क्योंकि ये बज़रिया जीटी रोड आएँगे, रुक-रुक के आएँगे तो थोड़ा टाइम तो उन्हें लगेगा। कुछ मौसम भी आपको पता है आजकल फॉग वगैरह चल रही है पंजाब में, तो इस वजह से थोड़ा सफ़र मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ जगहों पर स्टे करके बेसिकली आवाम को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की जाएगी, मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से, अवामी नुमाइंदों से मुलाकातें की जाएँगी। लाहौर में भी इनका पड़ाव जो है वो ज़्यादातर ज़मान पार्क में होगा और ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इमरान खान साहब की बहनें भी शामिल रहेंगी। इसके साथ-साथ यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो पीटीआई के लोग हैं, उनसे भी मुलाकातें वगैरह रहेंगी और कोशिश इनकी होगी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो अवामी सतह पर भी की जाएँ। तो लेट्स सी कि इनको कितना रूम यहाँ पे मिलता है, लेकिन बहरहाल उनका यहाँ पर आना, लोगों से आके कोशिश करना, बातचीत की, ये तमाम चीज़ें जो हैं मेरा ख़्याल है कि एक पॉज़िटिव एक्टिविटी को जनरेट करेंगी और यहाँ पर मेरा ख़्याल है अब पंजाब हुकूमत भी थोड़ी-सी ग्रेस दिखाएगी कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। वैसे भी जितनी इनको ऊपर तनकीद हुई है, जो सुहेल आफरीदी के दौरे में इन्होंने किया है, तो इसमें बेसिकली इनके लिए शर्मिंदगी का सामान था, तो इन्होंने उससे अगर कुछ थोड़ा-सा सीखा हो लेसन, तो मेरा ख़्याल है अब की दफ़ा ये वो हरकतें नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है सुहेल आफरीदी या एक जो बाकी पीटीआई की क़यादत है उनके साथ एक कॉम्पिटिशन भी आ जाता है। यहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत है ये तो सारे सीनियर लोग हैं और उनके साथ बराह रास्त कोई कॉम्पिटिशन तो मरीम नवाज़ का है कोई नहीं। तो इस वजह से मेरा ख़्याल है कि कोई इतना ज़्यादा ये उनको करेंगे नहीं कि भई परेशान करें होपफुली। तो मेरा ख़्याल है कि अगर ये कोई एक्टिविटीज़ करते हैं छोटी-मोटी तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट की जाए। बहरहाल जी इस दौरे के हवाले से भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अब इसके ऊपर आ जाते हैं कि जो मामला जो है वो एक बड़ी दिलचस्प खबर जलाल खान साहब जो एमपीए हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, जिसमें जिनके बारे में पीटीआई के लोगों का बताना है कि वो अफ़गानी है बेसिकली, जिनको यहाँ पर एमपीए बनवाया गया ख़ास तौर पर। तो बहरहाल जी आज वो एक प्रोग्राम में ये इंकशाफ करते हुए नज़र आए कि अली अमीन गंडापुर साहब की एक खुफिया मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से हुई है जेल में पिछले 2-3 दिनों के अंदर। और उन्होंने इसकी बहुत तफसीलात तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मुलाकात उनकी हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की, जिसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। अब वैसे ये बात जो है वो काफ़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि किसी भी तरफ से और इस खबर की कोई तस्दीक नहीं हुई है, ना किसी जो ऐसे रिपोर्टर्स हमें जो अडयाला जेल को कवर करते हैं उनकी तरफ से आ जाती हैं कि जी अडयाला में कोई
गाड़ी दाखिल हुई, कोई शख्सियत आई, तो कोई ना कोई ज़राए ख़बरें दे देते हैं, लेकिन ऐसी कोई ख़बर जो है वो किसी तरफ से भी नहीं आई है। वाहिद इन्होंने ही ये ख़बर जो है वो दी है। इसके ऊपर कोई तस्दीक या तरदीद तो नहीं आई, लेकिन मेरा ख़्याल है अली अमीन गंडापुर साहब इस पोजीशन में हैं कि वो इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर बताएँ कि क्या वाक़ई उनकी पिछले दिनों में कोई इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, और अगर हुई है तो उस पे क्या एजेंडा रहा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में अगर ऐसा हुआ भी हो तो ये कोई वैसे इतने अचंभे की बात नहीं है। पाकिस्तान में पसे पर्दा बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं जिनको जब तक कि वो किसी नतीजे पर ना पहुँचें, डिस्क्लोज़ भी बाज़-औक़ात नहीं किया जाता। इमरान खान साहब से अब किसी की मुलाकात हो तो वो फिर कन्फ़र्म कर सकते हैं कि जी मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो इसको कोई उस तरह से ओन नहीं कर रहा। आपको याद होगा एक दफ़ा वो अमरीकी डॉक्टर्स वग़ैरह भी आके मिले थे, तो उस वक़्त भी ये बात बड़ी हुई थी कि जनाब मुलाकात हुई है, लेकिन पहले तो इसकी तरदीद ही हो रही थी, फिर बाद में जाके इसकी तस्दीक हुई कि जी हाँ, बिल्कुल वो अमरीका के जो स्पेशल कोई डॉक्टर आए हुए थे, वो मुलाकात तो करके गए थे, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने उनको कोई ज़्यादा पॉज़िटिव जवाब नहीं दिया, बल्कि ठीक-ठाक उनकी बेइज़्ज़ती कर दी थी और वो चले गए थे। तो ये जी सारी उस हवाले से कहानी हुई है। अच्छा जी, अब एक खबर आपको ये भी दे दें कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, उनके हवाले से 2 खबरें हैं। एक तो ये कि वो अडयाला जेल एक दफ़ा फिर आज नहीं आ रहे, थर्सडे है। इमरान खान साहब से मुलाकात की एक लिस्ट जो है वो भिजवाई गई है, लेकिन उस लिस्ट में सुहेल आफरीदी साहब का नाम इस दफ़ा भी शामिल नहीं है। तो ये तकरीबन चौथा थर्सडे है कंसेक्युटिव जिसमें सुहेल आफरीदी अब अडयाला नहीं आ रहे। तो गोया आप कह सकते हैं कि 1 महीने से सुहेल आफरीदी साहब ने अडयाला का रुख अब नहीं किया है। अब उसकी वजूहात मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रही हैं, क्योंकि पिछले वीक में आपने देखा कि वो पंजाब आ रहे थे, फ्राइडे का उनका प्लान था, तो वो थर्सडे को जो है वो इधर नहीं सारा दिन स्पेंड कर सकते थे, तो वो फ्राइडे से ही उनकी जो मूवमेंट थी वो शुरू हो गई थी। तो इसी तरह से अब जो है उनका ठीक 1 दिन के बाद, यानी अब थर्सडे स्टार्ट हो गया, तो जुम्मे वाले दिन उन्होंने पहुँचना है कराची, और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक वो बाय एयर पहुँच रहे हैं, चूँकि तो सुबह मेरा ख़्याल है 11 बजे वो पहुँच जाएँगे, 11 से 12 के दरमियान। तो अब उससे पहले ज़ाहिर है वो अपने जो यहाँ के मामलात हैं सूबे के, उसको वाइंड अप कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है इसी वजह से वो थर्सडे को अब पिंडी की तरफ नहीं आ रहे, अडयाला की तरफ। वैसे भी मुलाकात तो हो नहीं रही है, तो आके बस एक आप कह लें कि वक़्त ज़ाया होता है उनका कि वो और कोई काम उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर बात है कि पहले इसी चीज़ के ऊपर ये तनकीद भी हो रही थी कि अली अमीन साहब नहीं आते। अब अगर सुहेल आफरीदी साहब भी नहीं आएँगे, तो फिर उनके ऊपर भी दोबारा तनकीद शुरू हो सकती है कि भई अब ये भी नहीं आते। लेकिन ये अलग बात है कि सुहेल आफरीदी साहब पे इसलिए फ़िलहाल तनकीद नहीं हो रही, क्योंकि वो अदरवाइज़ बाकी जो उनके इमरान खान साहब के अहकामात हैं, उनके ऊपर पूरी तरह मिन्नो-अन अमल कर रहे हैं। और ये भी देखने में आ रहा है कि जो वो कराची भी जा रहे हैं या लाहौर भी आ रहे थे, या जो कुछ भी वो बाकी कर रहे हैं, तो वो सब भी इमरान खान का ही हुक्म है कि स्ट्रीट मूवमेंट करनी है। तो यही वजह है कि अभी इस तरह की तनकीद उन पे नहीं हो रही, बल्कि तनकीद तो दूर की बात है, बहुत से उनके जेस्चर्स हैं जिनको काफ़ी सराहा जाता है। कॉन्वोकेशन में कुछ ऐसे मौके आए कि जहाँ पर उनकी बड़ी तारीफ़ हुई है, और उसमें एक ये भी मौका था कि जब एक जो स्टूडेंट थी जिसने डिग्री ली, उसने इस मौके पर अपने वालिद को स्टेज पर बुलाना चाहा, और जैसे ही उसने उनकी तरफ इशारा किया, तो सुहेल आफरीदी खुद उनको रिसीव करने के लिए चल कर गए और स्टेज के कॉर्नर से उनके साथ चल कर आए। उनको हाथ पकड़ के उनसे मिले और उन्हें वहाँ तक दरमियान में स्टेज के लेकर आए, और फिर उसके बाद उन्होंने वो जो मेडल उन्होंने हाथ में पकड़ रखा था बच्ची को पहनाने के लिए, वो भी उनके वालिद के हाथ में दे दिया कि आप अपने हाथ से बच्ची को पहनाएं। और फिर जैसे ही बच्ची को उन्होंने अपने वालिद ने मेडल पहनाया, तो बच्ची भी फरते जज्बात से वालिद के साथ लिपट गई, और बड़ा एक इमोशनल सा वो जो था वो सीन हो गया, सब क्लैप करने लगे। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है ये तो तारीफ़ हो रही है कि सुहेल आफरीदी साहब ने जिस अंदाज़ से वालिद को एक्नॉलेज किया, उनकी रिस्पेक्ट की, उन्हें तकरीम दी, इसी तरह बच्ची के जज़्बात का जिस तरह से उन्होंने ख़याल किया, उसको ऑनर किया कि वो उसके लिए उसके वालिद जो हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट थे, वो हीरो हैं उसके, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर वो बच्ची गोल्ड मेडल जीत रही है, तो उसके पीछे उसकी फैमिली की सपोर्ट है, उसके पेरेंट्स की कोशिश है और उसके पेरेंट्स की दुआएँ हैं, और अगर वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाह रही है, तो उन्होंने उसको रिस्पेक्ट किया। तो बहुत बहुत ऑर्गेनिक और बहुत ही खूबसूरत ये मोमेंट्स थे जो उस कॉन्वोकेशन में नज़र आए। लेकिन इसके साथ-साथ जो एक बाप-बेटी के रिलेशनशिप के हवाले से वो एक जज़्बे थे, और जो एक इमोशनल सा पूरा सीन था, उसने बहुत से लोगों को बहुत डीपली, जिसको कहते हैं ना, कि जाके टच किया। मुझे खुद यानी एकदम ये ख़्याल आया कि जब हम कुछ अचीव करते हैं, तो हमें भी इसी तरह
अपने पेरेंट्स से मोहब्बत का और ज़्यादा एहसास जागता है और ज़्यादा दिल चाहता है कि उनको हम रिस्पेक्ट दें, और ज़्यादा दिल चाहता है कि हम उनकी दुआएँ हासिल कर सकें। क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि आप जो कुछ भी बन रहे हैं, कोई भी मकाम आप दुनिया में हासिल करते हैं, उसमें आपके पेरेंट्स की कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, तो अल्टीमेटली आप खुद ब खुद ये आपके लिए वो फ़ख्र का मकाम होता है कि आप फिर उन्हीं लोगों को एक्नॉलेज करें, जिनको आप समझते हैं कि वो इन तमाम कामयाबियों की वजह हैं, जो इन तमाम कामयाबियों के लिए पीछे मेहनत करते रहे हैं, कोशां रहे हैं। तो बड़ा वो इमोशनल सा ख़ैर सीन था, और उसको बहुत से लोगों ने इसी तरह से मेरा ख़्याल है कि सोचा और महसूस किया। लेकिन उसके बाद ये भी एक बहस शुरू हो गई कि इस पूरे सीन में चूँकि सुहेल आफरीदी साहब भी मौजूद थे और उनकी भी तारीफ़ हो रही थी, जिस तरह से उन्होंने इसको टैकल किया, तो फिर बहुत से लोग ये बात करने लगे कि जनाब अब कहीं और भी फ़रमाइश होगी, किसी टाइप का कोई सीन जो है वो क्रिएट किया जाए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ सुहेल आफरीदी साहब के कुछ सीन जो हैं वो काफ़ी वायरल होते हैं, तो उसकी वजह ये भी होती है कि वो बड़े नेचुरल लग रहे होते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरी कोई बायसनेस है, बल्कि जनरली जो उनसे लोग मिल चुके हैं, जितने भी सहाफ़ी जो उन पे तनकीद भी करते रहे, वो भी इस बात को मेरा ख़्याल है कि एक्नॉलेज करते हैं कि वो बहुत डाउन टू अर्थ भी हैं और बड़े ही नेचुरल और कैजुअल से हैं। उनको मिलते हुए ही आपको एहसास ही नहीं होता कि यार ये कोई बंदा चीफ़ एग्ज़ेक्टिव है वज़ीर आला का, और जनाब उसके कोई यानी उनके चेहरे पे हर वक़्त एक स्माइल होती है, और वो बहुत ही रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं जो भी उनके सामने शख़्स बैठा होता है। तो ये जो चीज़ है ये उधर मिसिंग नज़र आती है। इसी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे एक तकब्बुर है, रऊनत है, और फिर जो आप जब आप कोई इस तरह का उनका देखते हैं इवेंट जिसमें वो बच्चों से कोई लिपट रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो उसमें भी बड़ी एक सॉरी टू से, लेकिन एक मसनूइयत सी लगती है, वो ऐसा नेचुरल नहीं लग रहा होता। तो इस वजह से फिर सब लोग इस पे खूब तनकीद कर रहे होते हैं कि जनाब अब वो फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा कि मुझे भी इसी किस्म का क्लिप चाहिए। बहरहाल मरियम नवाज़ साहिबा का एक झूठ भी जी आज पकड़ा गया है, और ये झूठ इनके फेवरेट इदारे जियो ने पकड़ा है, क्योंकि जियो के फैक्ट चेक ने ये बताया है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो पिछले कई दिनों से बार-बार मुख्तलिफ तकारीब में ये ऐलान कर रही थी, ये दावे कर रही थी कि जनाब उनकी इक़दामात की वजह से, और ख़ास तौर पर सीसीडी जो उन्होंने बना दी उसकी वजह से, और जो और फोर्सेस बना दी उसकी वजह से क्राइम रेट जो है वो बड़ा कम हो गया है पंजाब में, और जराइम बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए हैं। उनका कहना था कि 70 से 80% उसमें कमी आ गई है। जबकि जियो फैक्ट ने जो उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद चीज़ें सामने रखी हैं, उनके मुताबिक सिर्फ 2% जो है वो कमी आई है पंजाब के जराइम में, और मरियम नवाज़ साहिबा जो नंबर बता रही हैं वो बहुत-बहुत टू मच एक्ज़ैजरेटेड नंबर था और झूठ था, गलत नंबर था। तो सरकारी तौर पर आप इस तरह की जब मैनिपुलेशन करते हैं तो वो आपके लिए बाइसे नदामत ही बनती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने उस वक़्त तकरीब में खड़े होकर ये ऐलान तो कर दिया, दावा भी कर दिया, वाह-वाह भी समेट ली, लेकिन क्या हुआ? 2 दिन के बाद जब हकीकत सामने आई तो पता चल गया कि आप झूठ बोल रही हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि इस किस्म की जो आप कर रही हैं आप वो ज़रूर बताएँ, लेकिन झूठे फिगर्स बताना या इस तरह की चीज़ों को अपने लिए अपनी उसके लिए तशहीर के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। मेरे इक़दामात बहुत अच्छे हैं। हालाँकि जो सीसीडी ने कहर ढाए हुए हैं, वो तो अभी कहानियाँ जब मंज़र आम पर आएँगी आहिस्ता-आहिस्ता तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि क्या वहाँ पे एक अलग तमाशा जो है वो बरपा है। आज मैं सुन रही थी फवाद चौधरी साहब ने बताया कि 1900 जो लोग हैं, उनके मुँह से मैंने ये फ़िगर सुना है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैंने कहीं ये पढ़ा भी है फ़िगर। 1900 लोग जो हैं वो उन्होंने मावराए अदालत कत्ल कर डाले हैं जाली पुलिस मुकाबलों में। अब आप अंदाज़ा लगाइए क्या वो 1919 जो 1900 के 1900 जो लोग हैं वो सब के सब क्या वो मौत ही डिज़र्व कर रहे थे? वो सब के सब वाक़ई क्रिमिनल थे या किसी के ऊपर चार्जेस थे? हो सकता है वो ना हो। ये तो अदालत ने डिसाइड करना होता है। आप कैसे अपने तौर पे ये अदालत लगाकर डिसाइड कर सकते हैं? तो जो एक वो पंजाबी में कहते हैं अत चुकी हुई है, वो वाला हिसाब बना पड़ा है। लेकिन इसके ऊपर ना तो अदालत को कोई एतराज़ है, वो भी खामोश हैं, और जो अदरवाइज़ आप देख लें कि जो एक टेरर की फ़िज़ा है वो भी बनी हुई है। कुछ इक्का-दुक्का जर्नलिस्ट ज़रूर इसके हवाले से बात कर लेते हैं कि ये खिलाफ़ आइन भी है और बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खिलाफ़ वर्ज़ी है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और अब तो कई ऐसे केसेज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं, कोर्ट्स के अंदर भी आ रहे हैं कि जिसमें मुख्तलिफ जो साइलीन हैं वो ये बता रहे हैं कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो इसी तरह से जाली पुलिस मुकाबलों में मार दिए गए हैं, जबकि उनका ताल्लुक नहीं था, या अगर कोई था भी तो किसी का कोई छोटा-मोटा जुर्म था या कुछ इस तरह की चीज़ थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत से केसेज़ अब इस तरह के सामने भी आना शुरू हो चुके हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।